ऑफिस में ले गए, मतलब केबिन में, अंदर एक केबिन है उसमें ले गए और उसमें ले जाकर उन्होंने पिटाई करी, कौनियों से, घोंटों से, हाथों से, जूतों से, पैरों से, बहुत तकड़ी पिटाई। एक गाना गाना गा रहा था इंस्पेक्टर कि चोली के पीछे क्या है, उसमें गाने पे डांस कराया मुझसे। फिर बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सो गया, दोबारा नाच। फिर हम दोनों को नचाया उसने। पीटते गए तो फिर अखिलेश बुलाया उन्होंने, है अखिलेश, वो है इंस्पेक्टर सिविल लाइन थाने के, और उनसे कहा शिकार तुम्हारा है, इनकी एक एक चीख मुझे कानों में सुनाई देनी चाहिए। राउंड चलता है जो मैं पैर उसके बांधता था तो उसे लटकाते थे वो, फिर वो मेरे पैर बांधता था मुझे लटकाते थे, और ऊपर लटका कर जब डंडों से पीटते थे, या हाथ पैर सब काले पड़े हुए हैं और इतना पूरा हुआ है जिसका ठिकाना नहीं। आंख पर पट्टी बंधी हुई है, सिर पर पट्टी बंधी हुई है, शरीर पर पिटाई के निशान ही निशान है। और ये अमरोहा के किसान नेता और पूर्व सपा नेता दिग्विजय भाटी हैं। दिग्विजय का आरोप है कि थाने में 3rd डिग्री दी गई, उनको और मोहित जाटव को टॉर्चर किया गया। आंख, नाक, कान, सिर, पीठ, हाथ, पुलिस ने शरीर का कोना कोना तोड़ दिया। थाने में 3rd डिग्री के राउंड पर राउंड चल रहे थे। एक आदमी जो है, 2 आदमी कंधे पे उठावे थे आपको, हाँ, इनमें रस्सी बांध के पैरों में देखो निशान है रहे, ऐसे निशान उसके वहाँ हैं एक ही जगह। वो मेरे पैर बांधता था, उसे पीटते थे, फिर मैं उसके बांधता था, फिर ऐसे पीटते थे क्रम वाइज। सही पैर बनवा। हाँ। और गाने के लिए किसने बोला? फिर बताओ, फिर डंडा बीच में डाल के और 2 जने ऐसे लटका ले हुए थे, कंधे पे रख ले हुए थे। अच्छा। और 2 जने एक इंगे से एक पटा मारा था, एक डंडा मारा था, ऐसे पिटते थे। जब बेहोश हो जावे थे तब फिर दूसरे का नंबर आया था, और उसके बाद बहुत देर पीटने के बाद मेरी जो दिमाग की दवाई चल रही है तो मेरी सूजन हो गई। तो मैंने कहा सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा तुम गोली मार दो। तो उन्होंने कहा साले गोली नहीं, ये चीख है, कप्तान ऑफिस तक पहुंचनी चाहिए। तो जब हम चीखते थे तो गला बैठा, उसी दिन का बैठा हुआ गला है। और जो बिस्लरी की बोतल होती है ना, बोतल का जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन में कितना पानी आता है, वो 2 ढक्कन पानी मुँह में डालते थे बस 1-1.5 घंटे में, ज़्यादा मांगने पर। इतनी बेरहमी से पिटाई हुई कि एक आंख सूजकर गुब्बारा बन गई। डंडे की मार से पूरा शरीर नीला पड़ गया। पुलिस बूटों से उंगलियों को कुचला गया। बेहोश होने के बाद होश में लाकर पीटा गया, और जब पुलिस पीटते पीटते थक जाती तो डांस ब्रेक हो जाता था। कप्तान साहब ने भाटी दी पिक्चर दिरवान पर रही, अंदर कमरे में ले जाए, पिक्चर मुझे ले जाए प्यारो, तो हमारी जेल में ले जाते, मार पिटाई ऐसी तरी, पहले रैप्ट होते, तो नहीं थे, लात, जूता सब तरह, फिर बेल्ट उतारते, बेल्ट थे पिट्टा में। फिर वो अकेले ही थे तब अंदर, वो अकेले मार रहे थे? प्यार होता। अच्छा, साथ में प्यार होते और कप्तान। हाँ। फिर इतनी देर, थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर बुला लिया सिविल लाइन वाला, फिर उनने पिट्टा हमें वहीं कमरे में अंदर। फिर उनसे इन्हें लेते जाओ और इनकी आवाज़ मुझे आनी चाहिए, मेरे ऑफिस लो। फिर हमें वहाँ SOG ऑफिस ले जाए, वहाँ ले जाते, थप्पड़ उतारते, हमें पिट्टा, मतलब वहाँ इतना मारा हमें तो मैं बता देती नहीं। पहले गाना बजाया उन्होंने, चोली के पीछे था SOG ऑफिस में। हाँ, 19 इंस्पेक्टर ने, फिर उस पर नचाया हमें। दिग्विजय भाटी का कहना है कि गनीमत बस इतनी रही कि पुलिस ने जान बख्श दी, वरना कप्तान साहब ने तो पुलिस वालों को एनकाउंटर तक का ऑर्डर जारी कर दिया था। अब अगर अतुल प्रधान जी हमें ना छुटाते तो लगातार पुलिस वाले ये कह रहे हैं एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर कर दो। और हाँ, कप्तान ने एक बात और बोली अंदर जब पीट रहा था कि 2 गोली इनका मार दो और 1 मेरा मार दो टांग में, मैं लिखवाऊंगा सालों को, खत्म करो इन्हें, खेल ही खत्म करो इनका। बहुत लोग मार रखे मैंने, कई लड़कों के नाम भी लिए, कई लड़कों को भी देखना है मैं। जिस कप्तान साहब पर मारपीट का आरोप लगा है वो कप्तान साहब कौन है, अब ये भी जान लीजिए। मेरठ में 8 जुलाई को ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इसी प्रदर्शन के दौरान मेरठ में बवाल हुआ था, और इसी बवाल के बीच SSP अविनाश पांडे ने पुलिस वैन में चढ़कर रवि गौतम नाम के प्रदर्शनकारी की ऑन कैमरा पिटाई कर दी थी। और इसी प्रदर्शन में SSP अविनाश पांडे ने प्रदर्शनकारियों को धमकाया था कि सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। कोई रोड कम नहीं करेगा, खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक उड़ा के छोड़ दिया। कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है।
इसको साइड में ठीक कर दो बिल्कुल। ये ताकि निकलता बहुत और अब थाने में थर्ड डिग्री का मुद्दा यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को किसानों से जोड़ दिया है। अखिलेश भाटी पर हमले को पीडीए पर हमला बता रहे हैं। सवाल अन्याय का तो है ही है। इससे पहले भी वीडियो आपको याद होगा, जब न्याय दिलाने के लिए जनता निकल गई तो क्या व्यवहार था पुलिस का, क्या व्यवहार था उस समय पुलिस का, सोचिए। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जान करके और क्या क्या कहा गया कि आप गुर्जर समाज के हैं, आप दलित समाज के हैं, मेरे ऑफिस में कैसे आ गए आप न्याय मांगने? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक अधिकारी का व्यवहार ऐसा होगा? और इसलिए मारेंगे क्योंकि वो किस पीड़ित समाज से आता है, इसलिए। और पीड़ित समाज को क्या नहीं फेस करना पड़ रहा है? उन्हीं की पार्टी के एक विधायिका अगर वो मंदिर जाती है तो उन्हें रोका जाता है। मेरठ में थाने में थर्ड डिग्री के मामले को अखिलेश बहुत लंबा खींचने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश इसे पैन यूपी का मुद्दा बना रहे हैं, सीधे पीडीए से कनेक्ट करके इसकी रेंज बढ़ा रहे हैं, यूपी के दलित और पिछड़े समाज से जोड़ रहे हैं। मामला सिर्फ मेरठ और पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं रहा। अखिलेश की पार्टी ने इस मुद्दे को सीधे सीधे गुर्जर समाज से जोड़ दिया है। यूपी में इस वक्त पीडीए के पी का पछड़ा चल रहा है। 27 से पहले बीजेपी पीडीए की अलग अलग डेफिनेशन बता रही थी, अब अखिलेश बीजेपी का नया फुल फॉर्म बता रहे हैं। मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान। मेरठ का मुद्दा जैसे ही बड़ा हुआ, जैसे ही मेरठ पुलिस के थर्ड डिग्री की गूंज यूपी की गलियों में सुनाई देने लगी, मेरठ में तबादलों और एक्शन का दौर शुरू हो गया। एसएसपी अविनाश पांडे का ट्रांसफर कर दिया गया। एसएसपी अविनाश पांडे को लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया है और मेरठ में नए कप्तान की तैनाती हो गई। तुरंत नए एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति को मेरठ का नया कप्तान बना दिया। मेरठ में गाज उन पुलिस वालों पर भी गिरी है जिन पर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने एसएसपी के ऑर्डर पर मारपीट और टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार गौड़, सब इंस्पेक्टर मुलायम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिओम और 3 कांस्टेबल मुकेश, श्याम बाबू, सुमित कुमार, नीलम लौर और ड्राइवर ललित कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। मेरठ मामले की जांच एडीजी लेवल पर हो रही है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर के आदेश पर इस पूरे प्रकरण की जांच डीआईजी सहारनपुर रेंज अभिषेक सिंह को सौंपी गई है, जो फास्ट ट्रैक मोड में मामले की पड़ताल कर रहे हैं। मगर जो आरोप मेरठ पुलिस पर लगे हैं वो छोटे मोटे आरोप नहीं है। 8 जुलाई को मेरठ बवाल में पुलिस ने दिग्विजय भाटी के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि जानबूझकर दिग्विजय भाटी और उसके साथियों ने पीड़ित परिवार को भड़काकर धरना प्रदर्शन करवाया था। इसी मामले को लेकर मोहित और दिग्विजय भाटी मेरठ के कप्तान यानी एसएसपी अविनाश पांडे से मिलने पहुंचे थे। भाटी का दावा है कि कप्तान ने खुद फोन करके दोनों को चाय पर बुलाया था। 19 अगस्त को मोहित जाटव और दिग्विजय भाटी कप्तान से मिलने के लिए दोपहर में पहुंचे। आरोप है कि कप्तान के आदेश पर दोनों को पहले कप्तान के चैम्बर में, फिर एसओजी ले जाकर पिटाई की गई। लगातार लात, घूंसे और डंडे बरसाए गए। रात 2 बजे तक पुलिस ने टॉर्चर किया। 19 तारीख को आपको जानकारी मिली थी, उस वक्त आपने देखा क्या था, क्या स्थिति थी, किसका फोन आपको आया था कि भाई ये प्रॉब्लम है यहाँ? इनके वो ऐसा है कि जो जानकारी है वो दिन के समय हुई थी, लेकिन ये पता नहीं था कि मारपीट की गई है। अच्छा। मारपीट का पता हमें रात में जो छूटे उसके बाद ही पता चला, और तब भी इतना नहीं पता चला। फिर असली पता चला अगले दिन जब उनसे हम मिले और उनकी व्यथा सुनी। आपने जाके छुड़ाया ये सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9.5 साल देखिए, कस्टोडियल जो मौतें हुई हैं सबसे ज़्यादा हुई हैं, फेक इनकाउंटर सबसे ज़्यादा हुए हैं, जात धर्म के नाम पर हुए हैं, दलित शोषित वंचित मुसलमान के नाम पर हुए हैं। ये पूरी सरकार जाति धर्म में घिरी हुई सरकार है। ये पुलिस का जिस तरीके से इस्तेमाल करती है वो सब लोगों को जानकारी है, और
ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई घटनाएं खुल जाती हैं तो ये खुली। हम लोग इस पे लड़े, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पे स्टैंड लिया और स्टैंड लेकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। देश और दुनिया ने पुलिस का बड़बड़ चेहरा देखा और यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट का पूरी चीज़ें आपके सामने हैं। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव की जान तब बची जब रात 2 बजे अतुल प्रधान एसओजी दफ्तर पहुंचे और सरधना के एसपी विधायक अतुल प्रधान को मारपीट की जानकारी दिग्विजय भाटी के उस ड्राइवर ने दी जो दिग्विजय और मोहित को लेकर कप्तान साहब के ऑफिस गया था। आप साथ ही गाड़ी लेके आप ही गए थे? साथ ही गए थे। अच्छा, तो ये बताएं कि जब इनको बाहर निकाला तो क्या किस कंडीशन में थे? जब कब दोनों का जो है कपड़े से, वाइट कपड़े से इन्होंने जो है मुंह लपेट रखा था इनका, और पीछे एक बोलेरो वाइट कलर की जो है ब्लैक शीशे उसके थाने की गाड़ी थी सिविल लाइन की, इनको वहां से निकाल के लेके। जब चेहरा पहचानते हैं आप उस पुलिस वाले का? ये कौन था? उसमें तो 5-6 पुलिस वाले थे 5-6 पुलिस जी, विदाउट यूनिफॉर्म थे। अच्छा, यूनिफॉर्म भी नहीं पहने? नहीं, यूनिफॉर्म में नहीं थे। यूनिफॉर्म में जो थे वो सिविल लाइन थाने वाले थे। निकाला होगा ये तकरीबन निकाला है जी 12:30 बजे के करीब। और आप अंदर किस टाइम गए थे? 11:50 पे, 11:40 पे। तो आप कह रहे हैं कि 1 घंटा मारपीट वहाँ हुई एसएसपी ने आपसे? इतने करीब, हाँ 1 घंटे से करीब। तो आप जब इनको लेके गए तो आपने बताया इनके घर वालों को? क्या मैंने नहीं बताया, इनके बड़े भाई हैं पिंटू भाई, उनको मैंने बताया क्या नाम के भाई ऐसे जो है मोहित और हम सब लोग मिलने के लिए आए थे यहाँ, कि इनके साथ में मारपीट हो रही है अंदर। मारपीट हो रही है जी, ये मोहित भाई है आपके? ये सगे भाई है। तो आपको फैसल ने बताया कि अंदर मारपीट हो रही, फिर आपने किसको कॉल किया? हम मेहमान और हम दोनों यहाँ हैं। हमने सब थानों में देखा, कहीं पता नहीं। शाम को 7 बजे लोग इनका यूँ पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। अतुल प्रधान को भी फोन किया क्या आपने? हाँ, अतुल प्रधान जी को फ़ोन किया, उन्होंने भी शांति दी, शाम लोग आ जाएंगे वापसी। पर मान लो 7 बजे लोग जब ये नहीं छोड़ दे तो हमें टेंशन की ज़्यादा हुई। वकील दोबारा हमने फर्स्ट मतलब रिपोर्ट लो आगे लो, तो 8 बजे पता चला सिविल लाइन थाने में आए। सपा नेता अतुल प्रधान और दिग्विजय भाटी का दावा है कि कप्तान साहब ने छोड़ने से पहले चोट को लेकर जबरन स्कूटी से फिसलने का बयान भी लिखवाया। और सीधे ले चलते हैं आपको पुणे में। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो छात्रों से संवाद कर रहे हैं। Not to give you a lecture, not to tell you what I think, not to talk politics to you, but more to allow you to express yourself, to say what you feel, to say what you think. And what I have done is I have put a little framework, some ideas to allow you to think, express yourself, and we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. So I'd like to first of all start by welcoming everybody. सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, और पहली बार शायद मुझे बॉयज कम दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं, और लड़कियां दिख रही हैं। The idea behind this evening is, as is written over there, break the cage. I'd first like to remind you of one thing. Can I do that? Now, all of you in your lives must have been told many things, nice things, bad things. Many of you must have felt scared. You feel scared sometimes on the street. You do. But I want you to remember one thing. If there's one thing that you remember from this evening, it is this: that every single one of you is unique in this universe. If I was to look for any one of you, I will not be able to find a replica of that person. You are unique, you are special, you're individual, and you have your own dream, your own vision for your life. I'm right. Many times people ask me, what is India's biggest strength?
And you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy. Somebody will say our military. Somebody will say our medical system. Somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. Now, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now, there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these 3. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. And I'd like to listen to you. Hello, थोड़ा आपका ओपिनियन सुनना है. थोड़ा परिचय कीजिए अपना. Yes. Hello, I'm Advocate Rama Prasad Zavre. I have recently graduated. I'm a lawyer and I will be pursuing masters after this. I have noticed in the last 5 years that I spent taking my degree that
women in my field are subjected to such stereotypes that my classmate would not be. They are given opportunities, networking opportunities, and even cases being handed to them only because they are men and they don't have a family. It doesn't matter if they stay home or not. Also, I have heard from my senior that it is a waste spending money on my LLM only because after a few years I won't be practicing and I will be raising a family, and it's really sad to see that my degree is just diminished to a point in my biodata. So when this happens, when you're in an exam at work and you're being told that you're a second-class citizen, that your degree does not matter, a man's degree matters, your degree does not matter, how does it make you feel inside? What do you want to say to India, to your friends here, about how you feel? Because I'm sure a lot of them also feel the same way. Definitely. I want my colleagues, my teachers, my friends to have confidence in me that I won't need to prove that I have that degree. I studied for it, I put my energy, efforts into it, and I will be successful. I don't think I need to prove it to a man. Because Now, this is, I like this. She's saying that why do I need to prove it to a man? Why does a woman 24/7 have to prove to a man that she is good enough? Fundamental question. Would you like to say something about that? Hello, my name is Jnaneshwari. I'm from Pune, Maharashtra itself. I completed my master's in culture, media and governance from Jamia University, Delhi. And I lost my father before 3 years. And after that, he got a cancer. After that, there was so much family pressure, society pressure, community pressure. My dad was a sanitary worker. And I had a huge pressure. You have to do the relinquishment certificate, you have to submit the certificate. You will not, if I'm asking anything in a property or in anything, it's like I'm asking for, it's not my right. I'm asking for the, घर में जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें मैं हिस्से मांग रही हूँ, हिस्सेदारी मैं कर रही हूँ. As a woman, I'm asking for a हिस्सा. हाँ, और as a, like, if is any other man, if I have my brother and it's his right. But if I'm asking, it's मैं हिस्सा मांग रही हूँ. If your brother is asking, yes, it's his right. Yeah. And if you are asking, मैं हिस्सेदारी कर रही हूँ घर में. मैं हिस्सेदारी कर रही हूँ. Okay. Yes. Again, now I'm come back from Delhi and like there is a huge pressure for marriage, and guy want a girl who is look fair, educated, healthy, but he doesn't want the girl like me who wants to pursue her career. You're a very beautiful girl. What do you mean he doesn't want a girl like you? Thank you. But they want a girl like me, but they don't want like a girl who is who wants to pursue her career in journalism, in PR, or any social where you connect with the people, or it has a social job. They don't want like girl like me. They want 9 to 5 girl who is doing office work. She will come back at 5. She will serve you she will cook for you. She will serve you food and everything. The girl like me who wants to go into the journalism field, who wants to go on the... But why would a man not be proud of a wife who goes out, works, is independent, is living her own vision, her own dream? Why is it that the man is uncomfortable with this idea? Then I think the man or his family would not be able to control on her. But why is this control so important for a man? Because always women treated as a secondary sex or human. They're not treated as an equal, or they're not treated as an equal human being or an equal citizen of this country, I feel. Do you think men feel they are superior to women? Yeah, definitely. Yes. They do? Yes, they do.
So it's a mindset problem. Yeah, it's a mindset problem. It's a patriarchal problem. The way it's And you come into contact every day of your life with this patriarchy. yes, The roads are controlled by the patriarchy, yes, right? yeah. The businesses are controlled by the patriarchy. The school education system is controlled by the patriarchy. There is a caste hierarchy. Yeah. So how do you feel about this? Like, I just wanted to treat my education, or I wanted to look at my education it's a dignified thing. I wanted to treat myself as a human being, not as a secondary person or the citizen of this country. Do you get angry? Every day, You get every angry night. that what is going on? How is this Yes. happening? Yes, every day I got angry. Every night I started thinking about this, how it's like this. I'm educated. I completed my masters in Jamia. Still, I'm facing this. I'm an educated one. Still, I have to face this every day, every night, in every table conversation. It's every time. It's like, oh, you are the girl. You will you are a girl. You will get everything. It's not about, oh, okay, you are educated, you have your own dreams, you have your own ideology, you can think, you have your own thoughts. It's not never like this. It's always like, you are a girl, you are good looking, so any man will get married to you and you will have a good life. Right. Yeah. Well, thank you. Yes. Thank you. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. So, we came up with the interesting word control. Do you feel that society tries to control you, men try to control you in everything that you do? So, here is a trap. And there are 4 methods of control. And I want to understand from you, have I got this right or have I got this wrong? The first method of control, violence. Second method of control, disrespect. Time is used against you, and in every single sphere of life, in some way or the other, men and the system is trying to control you, make sure that you do exactly what it wants. Agreed? And very interestingly, this oppression is disguised as concern. Okay, we are very concerned about you. That is why we need to control you. Yes? Okay. So, let's discuss a little bit about violence. Let's discuss a little bit about violence. ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो? बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो? Family members tell you, उधर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, right? There are 3 तरीके का कंट्रोल है, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी. एक तो डायरेक्ट है. मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 crore journeys are there. First thing to understand is before they are born, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है. That is the first violence, पहली हिंसा. दूसरी हिंसा, harassment. इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है. राइट? सड़क पे, बस में, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है. तकरीबन 30%, 29% महिलाओं
पर फिजिकल वायलेंस होती है, घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। यह हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है, एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। तो पहला इंट्रैपमेंट है हिंसा। अब आपकी सुनेंगे। वेलकम। व्हाट्स योर नेम? तेजस्विनी। नमस्कार। कैसे नाम? सुचित्रा। मैत्री। मैत्री। बताओ, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? आप शुरू करेंगी? बोलिए, बीच में आइए। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम सुचित्रा पागी है। मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है, उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ होता है तो एक डर पैदा होता है मन में कि नहीं यार, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो लड़के। आप जानते थे उनको? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं भाग गई। तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे। तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मम्मी को लेके जाओ। तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई। क्यों? क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता। तो जब एक लड़की पर बात आती है तब
पापा भी माँ को आगे रखते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली, उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। उनको मारा? हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि ये लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। तो चली गई? हाँ, तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो। तो मैं 2022 में पुणे में आई। तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में, तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं गिरने वाली थी। तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया।